कांग्रेस के विधायक सेंधवा से पहली बार चुनाव आए थे 2023 में। कांग्रेस के आपका सियासी सफर शुरू होता है, फिर आप कैसे चले जाते हैं, फिर कांग्रेस में एंट्री होती है अचानक से और फिर टिकट भी निकाल करते हैं। 2023 में टिकट के पहले कहानी एक बार बताइएगा तो तस्वीरें और भी साफ हो पाएंगी। सक्रिय राजनीति में हुआ था। मैं संगठन से पहले से जुड़ा और आदिवासी संगठन आदिवासी एकता परिषद के साथ मिलकर काम करा। तो फिर जब 2016 में शहर संगठन हुआ, शहर में युवाओं को लेके आदिवासी समाज के मुद्दों पे जब रोड पे लड़ाई लगी, तब से मैं शहर के साथ जुड़ के काम किया। 2018 के चुनाव में बहुत सारी ऐसी स्थिति बनी जिसमें हमको हमारे मुद्दों को लेकर कांग्रेस के साथ खड़े हुए और हमने कांग्रेस की सरकार बनाने के साथ हमारे क्षेत्रीय विधायक को हमने जिताया। यहाँ से हमारी एकदम सक्रिय वाली राजनीति रोड वाली पीढ़ी सामने चालू है। सिटिंग एमएलए का टिकट कटना कांग्रेस में ये कहा जाता है कि बहुत बड़ा मुश्किल होता है। हमने देखा भी था कि 95 के करीब विधायक थे मौजूदा जब 2023 में टिकट बट रहे थे और 10 या 5 करीब 5 सीटों पर ही सिटिंग एमएलए के टिकट काटे गए थे और उसमें से एक सीट आपकी भी थी सिटिंग एमएलए की। और ग्यारसी लाल रावत 3 बार यहाँ से विधायक रह चुके हैं, जो मेरे पास जानकारी है। दिग्गज नेता का टिकट कटना और फिर आपको मिलना, फिर जीत भी मिलनी, सबसे बड़ी चीज। और एक युवा पर सेंधवा की जनता ने भरोसा भी जताया। क्या किस तरीके की चुनौतियां आपके सामने थी? और सबसे बड़ी चीज जो कांग्रेस में कहा जाता है कि कांग्रेस गुटों में बटी रहती है, फिर एकजुट किया उसको, फिर जीत हासिल करी। बिल्कुल, हम 2018 से एकजुट रहे और हो सकता है कि हमने उनसे अच्छा काम किया होगा करंट विधायक से, इसीलिए मुझ पर भरोसा करा पार्टी ने और मुझे टिकट दिया। तो मैंने भरोसे बना के रखा, कायम रखा भरोसा और मैंने 2023 में जीत हासिल की। इस वक्त देश में एसआईआर का मुद्दा काफी चल रहा है। राहुल गांधी अब तक के 2 बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। आपके नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार भी एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। उन्होंने भी डाटा दिया कि सरकार चोरी की सरकार है, वोट चोरी किए गए। क्या बड़वानी, सेंधवा ऐसा कुछ यहाँ पर भी हुआ? देखिए, अगर हमारे नेता प्रतिपक्ष ने अगर आरोप लगाया है तो सबूत के साथ आरोप लगाया कि वोट चोरी हुई। सबूत दिए है, मेरे पास भी सबूत है कि सेंधवा में भी वोट चोरी हुई। मैं जल्दी उसका खुलासा करूँगा क्योंकि हम देख रहे हैं बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो हमारे विधानसभा में डबल है, डबल वोटिंग की होगी, तभी तो डबल नाम है हमारे। तो वोट चोरी हुई है मध्य प्रदेश में। गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ कि वोट चोरी की सरकार बनी हुई है। अगर नहीं हम बड़ा दावा कर रहे हैं कि सेंधवा में भी वोट चोरी हुआ है, वोट चोरी हुई है, फिर सवाल पूछेगा विपक्ष, जो यहाँ पर विपक्ष में बीजेपी है, कि आप जीते फिर भी मैं वोट चोरी के आरोप लगा। हाँ, मैं जीता फिर भी मैं वोट चोरी का आरोप लगा। मैं ज्यादा वोट से जीतने वाला था, कांग्रेस की सरकार बनने वाली थी, जनता हमारे साथ में थी, वोट हमको देना चाह रही थी। वहाँ पर वोट चोरी हुई और वोट चोरी की वजह से हमारी सरकार नहीं बन पाई। अगर आप आज अगर चुनाव कराते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि सरकार जनता किसके साथ है। एसआईआर का काम ठीक ठाक चल रहा है? एसआईआर का काम चल रहा है। कल हमारे उसमें ट्रेनिंग हुई थी, हमारे ट्रेनर आए थे, उन्होंने बताया एसआईआर में एक चीज हमारे सामने आ रही है कि हमारे आदिवासी क्षेत्र के बहुत सारी जो जनता है महाराष्ट्र में पलायन कर रही है। तो हमारे सामने एक चुनौती है उनको वापस ला के अपने नाम जुड़वाना। टाइम बहुत कम रहा है। बीजेपी जो चुनाव आयोग के कर्मचारी पहले तो बीजेपी के साथ मिले हुए थे, तो हमने उनकी तैयारी करी, तो हम पर लास्ट मोमेंट में बताया गया तो हमारे पास 1 महीना इसमें तैयारी करो। तो हमारे सामने बड़ी चुनौती, क्योंकि हमारे सेंधवा विधानसभा से 40% से भी ज़्यादा पलायन करके महाराष्ट्र गुजरात में जनता गई है। तो लाना है, उसके डॉक्यूमेंट्स ढूंढना है, क्योंकि अशिक्षा हमारे आदिवासी समाज में ज़्यादा है, आदिवासी सीट है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा शिक्षा का अभाव है। तो उनके डॉक्यूमेंट्स ढूंढ के लाना और उनका फिर एसआईआर पर नाम जोड़ना, ये हमारी चुनौती है। लेकिन हमारी पूरी टीम, हमारे कांग्रेस के पूरे बीएलए बने हुए हैं, पूरी ईमानदारी के साथ तैयार हो गए, पूरे तैयार हैं, तो पूरे काम कर रहे हैं। थोड़ी सी परेशानी आई थी लेकिन हमने बिल्कुल उसको सॉल्व किया और अच्छे से काम कर हमारे काम पूरे जुड़ेंगे। हम नहीं करते देंगे एसआईआर में, हमारे समाज के लोगों के काम नहीं करेंगे। आपने 2 चीज जब जवाब दे रहे थे, 2 चीज का जिक्र करा, पलायन और शिक्षा का। पलायन आखिर क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि जो मैं यहाँ की जानकारी ले रहा था, धुलिया जो जिला है
उसमें सिरपुर एक इलाका है, कहा जाता है बहुत विकसित इलाका है, और वो यहाँ से करीब 20-25 किलोमीटर की दूरी पर ही है। इसके बावजूद भी सेंध और पिछड़ा हुआ। देखिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि सिरपुर से हमारा सेंधा 10 साल आगे चला था। जब यहाँ पर कार्टून का व्यवसाय चला था, इंडस्ट्री बहुत सारी थी, बहुत सारी चीजें थी, लेकिन भाजपा सरकार, शिवराज सरकार जब आई और बहुत ज़्यादा जब टैक्स का भार व्यापारियों पर पड़ा, जिसके कारण से जो इंडस्ट्री व्यापारी थे, जिनकी जिनिंग फैक्ट्रियाँ थी, इन्होंने कम टैक्स महाराष्ट्र में था, तो यहाँ से पूरी जिनिंग फैक्ट्रियाँ पलायन होकर महाराष्ट्र में चले। मतलब कपास की यहाँ पे करनी थी, लेकिन कॉटन में टैक्स ज़्यादा लगने लगा। बिल्कुल टैक्स ज़्यादा लगा, तो यहाँ से व्यापारी चले गए महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में व्यापारी गए तो स्वाभाविक है कि हमारे लोगों को रोजगार चाहिए, क्योंकि सरकार ने रोजगार देने में ऐसा कुछ कर नहीं पाई, रोजगार दिया ही नहीं हमारे लोगों को। तो मजबूरी में हमारे लोग 2 टाइम के रोजगार के दिए व्यापारी के साथ में, वो भी महाराष्ट्र में चले गए। तो पूरा आदिवासी बैठ गए। तब कहीं कहीं जगह तो ऐसे गाँव हैं जहाँ पर 60% तक पलायन करके महाराष्ट्र में चले जाते हैं, और पूरी जो वहाँ पर मजदूरी है चले जाती है। तो जो डेवलपमेंट सेवा का होना, आज अगर वो इंडस्ट्री यहाँ रहती है, जिनिंग फैक्ट्री यहाँ होती, तो और उससे आगे बढ़ने की व्यापारी बात करते हैं। लेकिन सरकार एक गलत सोच के साथ में टैक्स ज़्यादा बढ़ाने की वजह से हमारे यहाँ से पूरे कपास जो महाराष्ट्र में गए, उसी के पीछे हमारे लोग भी चले गए। तो 2 चीज़ हुए हमारे साथ में, एक डेवलपमेंट हो गया और एक पलायन हो गया। जो हमारे समाज के जो लोग महाराष्ट्र में चले गए, उनके साथ में भी मतलब गलत हो गया। कैसे हुआ गलत कि उनके जो माँ बाप अगर गए, उनके बच्चे को साथ में लेके गए, तो उनकी पढ़ाई भी छूट के चले गई। मतलब ये देखो कि आज के स्कूल में अगर नाम जुड़ते हैं तो 100-150 नाम रहते हैं, लेकिन बच्चे स्कूल में 30-40 जाते हैं, बाकी पूरे बच्चे माँ बाप के साथ में महाराष्ट्र में चले। और पिछले साल की एक घटना ऐसी हुई कि एक परिवार जो महाराष्ट्र में मजदूरी करने गया, बच्चे उनको लेके चले गया, 5 बेटियां थी और एक बेटा। वहाँ महाराष्ट्र में जब काम करने के लिए गए, वहाँ पास में एक तालाब था, और उस तालाब में 3 बेटियां और एक बेटा की डूबने से मौत हो गई। अगर वो पलायन यहाँ पर रोजगार की व्यवस्था करती सरकार, तो पलायन अगर नहीं करके जाते तो यहाँ रहते, एक रोजगार देते, 2 पैसा कमाते, उनके बच्चों में स्कूल में पढ़ाते, छोटे छोटे बच्चे, 4 बच्चों की मौत हो गई। इसकी जिम्मेदारी हमने सरकार को ठहरा नहीं, विधानसभा में नहीं, सरकार ने इस बात पे कोई ध्यान नहीं, कोई रोजगार की व्यवस्था नहीं। कपास आप जिसका जिक्र कर रहे थे, लेकिन अब मक्का के ऊपर यहाँ के किसानों का काम मिल रहा है किसानों को। देखिए, मक्का, मेरा एक सवाल है सरकार के साथ में कि जब इनके पटवारी या इनका जो भी सिस्टम है, जो पंजीयन करता है, कि बताता है कि इस क्षेत्र में कौन सी फसल ज़्यादा लगेगी, तो हमारे क्षेत्र में मक्का ज़्यादा लगे तो भावांतर से मक्का को बाहर कर दिया, सोयाबीन कम लगी, कपास कम लगी, उसको भावांतर में लगे। तो हमारे किसान जो लगा रहे उसमें भावांतर होना, अगर तुम किसान इतनी से अगर सरकार है, मतलब आप 4 जिले में जहाँ पर जो ज़्यादा फसल है उसका भाव ही नहीं होना, उसको पता चल गया कि हमारे लोगों ने मक्का ज़्यादा लगे तो मक्का को बाहर कर दिया। फिर उसने बहुत सारे नए प्रकार के मास्टर का सिस्टम कर दिया, फैक्ट्री के भाव से कम कर दिया। तो वो मक्का जो 2200-2300 रुपये तक व्यापारी के पास से बिकती है, वो मक्का हमारे किसानों से आज 1100-1200, उसमें भी बहुत सारे नियम लगा दिए। ऊपर से पानी ज़्यादा गिरने की वजह से मक्का भी ऐसी खराब हुई। तो हमारे किसानों के साथ में तो सरकार ने पूरी तरीके से देखा, अगर वो चाहती मक्का में भाव देना था, मक्का का भाव एक निर्धारित करा था, हमारे किसानों को बेच दें तो थोड़ा सा करना उनका काम था, लेकिन आपने एक वादा किया था चुनाव के अंदर कि नर्मदा का पानी लेकर आऊंगा, क्या वो वादा पूरा हो पाया है और क्या इसके अंदर आपको सरकार का साथ मिला अभी तक के? बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि मैं जब जय सदस्य अभियान चला रहा था, तो मैं हर किसानों के पास जाके देखा, पूरे क्षेत्र में घूमता था। मैंने देखा कि वहाँ पर जो किसान थे, वो किसानों के पास जमीन थी, लेकिन सूखी जमीन, जिसकी वजह से वो पलायन करके महाराष्ट्र में। एक ये भी कारण था कि हमारे यहाँ जमीन सूखी थी। मैं देखता था कि आसपास के क्षेत्र में सभी लोग नर्मदा का पानी नहरों के माध्यम से, लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से, तमाम प्रकार से लोगों के पास में पानी जा रहा था। तो जो सूखी जमीन को केवल 2 से 3 फसल ले रहे थे, और सक्षम किसान हो गया। लेकिन ये इतना इलाका जो पूरा आदिवासी बेल्ट है, तो यहाँ 85% आदिवासी बेल्ट है, जिसमें सभी किसान आदिवासी। सरकार ने इसको इतने साल तक सुना, लेकिन लास्ट स्टेज पे आके जब माहौल बनते गया, हमने भी आंदोलन किसानों की, और हमने ज्ञापन दिए। मैं जब विधानसभा का चुनाव लड़के जब गया था विधानसभा में, पहली बार मैंने कदम रखे, तो मैंने नर्मदा के पानी का एक सवाल था, मैंने
और एक दूसरा सवाल था वो वाला निकालना। तो नर्मदा का पानी साल भर के अंदर अंदर आया, इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि और कमलनाथ जी का धन्यवाद करूंगा कि डीपीआर जो बनी थी वो कमलनाथ जी ने घोषणा करी थी कहाँ पर नागलवाड़ी आया था, वहाँ पर वोट दे गए थे जैसे नर्मदा का पानी, लेकिन हमारी सरकार किसी कारण से नहीं बची, 3 साल लेट, लेकिन हमारे नर्मदा का पानी आ रहा हमारे किसानों को। श्रेय देंगे बीजेपी को इसके लिए? क्योंकि श्रेय की सियासत की और कमलनाथ जी ने जो शुरुआत की, कमलनाथ जी ने शुरुआत की थी और लास्ट स्टेज तो इनको करना पड़ा, तो धन्यवाद मैं कमलनाथ जी का दूंगा। उसके बाद अगर उन्होंने भाजपा की सरकार में मोहन यादव जी ने किया तो उनका भी धन्यवाद। हम जब यहाँ आए तो हमने देखा कि सेंधवा की तरह एक बड़ा सारा किला गौरवशाली इतिहास रहा है शहर का, लेकिन पर्यटन एक बड़ा केंद्र बन सकता था, क्योंकि पलायन का तो आपने जिक्र कर दिया, मक्के का भी जिक्र कर दिया, कपास का भी कर दिया, लेकिन पर्यटन में भी बढ़ावा मिल सकता था अगर इस इतिहास को हम संजो के रखते हुए। बिल्कुल मिलना चाहिए था। 25 साल से हमारे यहाँ पर भाजपा की सरकार है, इनको देखना चाहिए था। जब पर्यटन में सभी राज्य आगे बढ़ रहे हैं तो मध्य प्रदेश को भी कहीं ना कहीं आगे ले जाने की जरूरत है। उनको भाई सबके लिए जिम्मेदार सरकार नहीं होगी, इसके लिए तो कांग्रेस सरकार की जिम्मेदार होगी, क्योंकि 15 महीने आपकी भी सरकार रही, 2003 से पहले कांग्रेस की सरकार ही थी, तो तो ठीक है, उसमें जो हमारे सीनियर लीडर रहे उनको जिम्मेदार मानना चाहिए। अगर यहाँ से हमारे यहाँ पर 15 साल अगर कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे तो उनको ये चीज़ें उनकी सरकार से मांग करके लाना चाहिए कि हमारा सेंधवा का किला है जो एक प्रसिद्ध किला है और हमारे सेंधवा की एक नाम है, तो उसको आगे रखना था बात। अभी हम रखने जाएंगे तो हमारी कोई सुनवाई होती नहीं है। जिस प्रकार से हमारे साथ मोहन यादव जी मुख्यमंत्री भेदभाव करते हैं, आप देखिए कि सेंधवा भी मध्य प्रदेश का हिस्सा है। पांचमल में आप 15 करोड़ के काम देंगे अलग से और सेंधवा में 2 करोड़ के काम देंगे, तो ये भेदभाव है। अगर मैं कोशिश भी करूंगा तो नहीं सुनेगी सरकार, क्योंकि सरकार भेदभाव बहुत ज्यादा करती है, प्रयास करिए, लेकिन मध्य प्रदेश का हिस्सा है, इस चीज को याद रखना चाहिए। प्रयास करिए, सरकार इसमें जीत मिलती है। वन अधिकार, आपने पानी का जिक्र करा कि नर्मदा जी का, जब मैं पहली बार विधानसभा गया तो 2 सवाल लगाए थे, एक नर्मदा जी को लेकर और दूसरा वन अधिकार पट्टे को लेकर। हमने नर्मदा जी को लेकर बता दिया, वन अधिकार पट्टे को लेकर आपकी लड़ाई कहाँ तक के पहुंची, क्या जीत मिली, कुछ हासिल हुआ? देखिए, मैंने आपसे बताया था कि हम संगठन से जुड़े हुए हैं और हमारा आदिवासी समाज जो जुगाड़ करके एक खेत तैयार करता है, खेत तैयार करके अपने परिवार को पालन पोषण करता है। 70